तो आज हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z है x प्लस आयोटा y, तो एक्चुअल में हम इसे x कॉमा y लिख सकते हैं। और हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है x कॉमा y को, और जिस प्लेन में इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं उस प्लेन को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन या आगन प्लेन। x एक्सिस को हम यहाँ पे रियल एक्सिस बोलते हैं और y एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। ये तो हमने पहले भी देखा हुआ है। अब जैसे ये मैंने अगर एक्सिस ड्रॉ किया, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, तो ये कोई पॉइंट है P जो रिप्रेजेंट कर रहा है सपोज Z को, यानी P एक्चुअल में x कॉमा y है। तो दूसरी बात जो हमने देखा था कि अगर हम इस P पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालें तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस ऑब्वियसली अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होता है वो एक्चुअली मॉड जेड हो जाता है। तो अगर मैं मॉड जेड निकालता हूँ तो मॉड जेड होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑब्वियसली जेड का डिस्टेंस है ओरिजिन से, तो मॉड जेड क्या है, सिंपली डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम द ओरिजिन। तो जब भी हम मॉडुलस फाइंड करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो हम उसका ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करते हैं। दूसरा, अगर P रिप्रेजेंट कर रहा है Z को, तो OP का जो एंगल बनता है एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव, यही आर्गुमेंट Z होता है, तो जो एंगल POX होगा यही होगा आर्गुमेंट ऑफ Z। और बड़ा क्लियर है कि अगर मैं OP का स्लोप निकालूं तो OP का स्लोप हो गया y माइनस जीरो ओवर एक्स माइनस जीरो, तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा होगा y बाई एक्स। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट थीटा है, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर x प्लस आयोटा y है और उसका आर्गुमेंट थीटा है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि tan थीटा की वैल्यू होगी y ओवर x। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, नाउ मॉड z है डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम द ओरिजिन। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे पहले भी हम कह चुके हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस सेम हो जाए, मॉड z1 इज इक्वल टू मॉड z2, तो इसका मतलब सीधा सही है कि दोनों ओरिजिन से इक्विडिस्टेंट है। अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3 के मॉडुलस सेम हो गए तो इसका मतलब तीनों ओरिजिन से इक्विडिस्टेंट है, और तीनों ओरिजिन से इक्विडिस्टेंट है तो तीनों एक सर्कल पे होंगे जिसका सेंटर ओरिजिन होगा। जैसे मान लो तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तीनों का मॉडुलस 5 है, तो इसका मतलब है तीनों ओरिजिन से 5 डिस्टेंस पे, तो तीनों एक सर्कल पे होंगे जिसका सेंटर ओरिजिन होगा, रेडियस 5 होगा। और इसलिए अगर कहीं पे ये इक्वेशन लिखा हुआ है मॉड z इज इक्वल टू r, तो सिंपल वे में तो हम इसे पढ़ेंगे कि z का मॉडुलस r है, बट अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें तो एक्चुअली हम क्या करें कि z का ओरिजिन से डिस्टेंस r है, और z का ओरिजिन से डिस्टेंस r है, दैट मीन्स कि z एक सर्कल पे मूव कर रहा है जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस r है। तो जब भी मॉड z इज इक्वल टू r है तो z लाइज ऑन ए सर्कल having center at origin and radius r। क्लियर? तो अगर मॉड z इज इक्वल टू r है तो z एक सर्कल पे जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस r है। अगर कहीं पे लिखा हुआ मॉड z लेस देन r, इसका मतलब है कि z का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो r से कम है।
तो अगर हम एक सर्कल ड्रॉ कर दें जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस r है, तो इस बार चूंकि मॉड z r से कम है तो z उस सर्कल के अंदर होगा। तो मॉड z लेस देन r का मतलब हो गया कि z लाइज इनसाइड ए सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन रेडियस r। तो मॉड z अगर लेस देन r है तो z लाइज इनसाइड ए सर्कल having center at origin and radius r। बोलो क्लियर है? और ऐसे ही अगर मॉड z ग्रेटर देन r हो गया तो फिर z लाइज आउटसाइड ए सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन रेडियस r। क्योंकि मॉड z अगर r से ज्यादा है दैट मीन्स कि z का ओरिजिन से डिस्टेंस r से ज्यादा है। तो अगर एक सर्कल ड्रॉ कर दें जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस r है, तो फिर मॉड z r से ज्यादा है यानी ओरिजिन से डिस्टेंस r से ज्यादा है तो z उस सर्कल के बाहर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, अब अगर मान लो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ए और बी दो पॉइंट्स हैं, ए रिप्रेजेंट कर रहा है सपोज z1 को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है z2 को। ए एंड बी कोई भी दो पॉइंट्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2 को। एक्चुअली हर एक पॉइंट किसी ना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ए एक पॉइंट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है z1 को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है z2 को। तो अगर आपको डिस्टेंस ए बी फाइंड करना हो, ए और बी के बीच में डिस्टेंस, तो ये होगा मॉड ऑफ z1 माइनस z2। जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिफरेंस का मॉड निकालेंगे तो हमें उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा, यानी मॉड z1 माइनस z2 का मतलब हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। तो अब आगे से बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि कहीं भी अगर हम मॉड z1 माइनस z2 लिख रहे हैं तो मॉड z1 माइनस z2 का मतलब होगा डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। अब चेक करके देख भी सकते हैं ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मॉड z1 माइनस z2 डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2 हो जाएगा। मान लो जो z1 है ये x1 प्लस आयोटा y1 है, यानी ये पॉइंट x1 कॉमा y1 है, और z2 जो है वो पॉइंट सपोज x2 कॉमा y2 है, यानी x2 प्लस आयोटा y2। मैं एक्चुअली इसका प्रूफ दिखा रहा हूँ कि जो मॉड ऑफ z1 माइनस z2 होगा ये डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2 होगा, इसी का प्रूफ देख रहे हैं। तो z1 हमने ले लिया x1 प्लस आयोटा y1 और z2 हमने ले लिया x2 प्लस आयोटा y2। तो अगर हम इसे ज्योमेट्रिकल फॉर्म में लिखेंगे तो z1 है पॉइंट x1 कॉमा y1, z2 है पॉइंट x2 कॉमा y2। अब देखो अगर आप z1 माइनस z2 निकालोगे डिफरेंस तो z1 माइनस z2 होगा x1 माइनस x2 प्लस आयोटा टाइम्स y1 माइनस y2, यही होगा अगर सब्ट्रैक्ट कर दें z1 में से z2 को। और अब अगर मैं इसका मॉड ले लूं तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड होता है क्या, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो देखो इसका मॉड हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। और ये तो आप कोऑर्डिनेट में पढ़ ही चुके हो कि अंडर रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, यानी ये डिस्टेंस है ए और बी के बीच का। तो सिंपली ये डिस्टेंस ए बी है। बोलो क्लियर है? डिस्टेंस ए बी यही तो निकलेगा ना अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो, अंडर रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। तो अब अगर हम दिमाग में बिठा लो कि जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस देखते हैं मॉड z, तो मॉड z का मतलब होता है z का ओरिजिन से डिस्टेंस। मॉड z मींस डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम द ओरिजिन। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिफरेंस का मॉडुलस लिखेंगे मॉड ऑफ z1 माइनस z2, तो मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का मतलब हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। क्लियर? तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिफरेंस का जो मॉड होता है वो एक्चुअली उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट, अगर हमने कहीं पे ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू r, तो सिंपल वर्ड में तो हम कहेंगे कि z और z1 के डिफरेंस का मॉडुलस r है। सिंपल तो हमें ये दिखाई दे रहा है, बट ज्योमेट्रिकली ये क्या है
ज्योमेट्रिकली ये है कि z और z1 के बीच का डिस्टेंस r है, क्योंकि मॉड ऑफ z माइनस z1 का मतलब हो गया डिस्टेंस बिटवीन z एंड z1। तो अगर मॉड ऑफ z माइनस z1 r है तो इसका मतलब है कि z एक सर्कल पे मूव करेगा जिसका सेंटर z1 पे होगा और रेडियस r होगा। अगर मान लो z वेरिएबल है, z मूव कर रहा है, z1 अपनी जगह पे फिक्स है, तो अगर z1 अपनी जगह पे फिक्स है और z मूव कर रहा है तो z कैसे मूव कर रहा है कि z और z1 के बीच का डिस्टेंस हमेशा r बना हुआ है, तो इसलिए z एक सर्कल पे मूव कर रहा होगा जिसका सेंटर z1 पे आएगा और रेडियस r होगा। तो जब भी मॉड ऑफ z माइनस z1 r लिखा हुआ है तो हम कहेंगे z लाइज ऑन ए सर्कल z lies on a circle having center at z1 and radius r, right? अगर मॉड ऑफ z माइनस z1 लेस देन r हो तो फिर कहेंगे z lies inside a circle having center at z1 and radius r, और मॉड z माइनस z1 ग्रेटर देन r हो तो कहेंगे z lies outside a circle having center at z1 radius r। तो सिंपली मॉड z माइनस z1 इज इक्वल टू r, ये एक सर्कल का इक्वेशन है। कौन से सर्कल का? जिसका सेंटर z1 है, रेडियस r है। नेक्स्ट, अगर हमने दो पॉइंट्स लिए से ए और बी, ए इज कॉम्प्लेक्स नंबर z1, बी इज कॉम्प्लेक्स नंबर z2। ए रिप्रेजेंट कर रहा है z1 को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है z2 को। अगर आपको ए बी का मिड पॉइंट चाहिए, यानी मिड पॉइंट कौन सा नंबर होगा, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला सेम लगाना है जो कोऑर्डिनेट में लगाते थे। ए बी का मिड पॉइंट होगा z1 प्लस z2 ओवर 2। तो अगर ए z1 है, बी z2 है, तो जो मिड पॉइंट होगा वो z1 प्लस z2 ओवर 2 होगा। अगर हमने ए बी पे कोई पॉइंट चूज कर लिया P, जो ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है m1 इज टू m2 की रेशियो में, P पॉइंट ए बी को डिवाइड कर रहा है m1 इज टू m2 की रेशियो में, यानी AP इज टू PB, ये m1 इज टू m2 है इंटरनली। और आपको ये P पॉइंट चाहिए कि P पॉइंट कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी P से जो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा। तो सेम सेक्शन फॉर्मूला लगाना है जो आप कोऑर्डिनेट में लगाते थे, यानी P पॉइंट होगा m1 z2 प्लस m2 z1 ओवर m1 प्लस m2। m1 मल्टीप्लाई होगा z2 के साथ, m2 मल्टीप्लाई होगा z1 के साथ ओवर m1 प्लस m2। क्लियर? नेक्स्ट, अगर कोई ट्रायंगल है ABC, ए रिप्रेजेंट कर रहा है z1 को, B z2 को और C z3 को, यानी वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के z1 z2 एंड z3, कोई भी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड फाइंड करना हो कि सेंट्रोइड से कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट होगा, तो सेंट्रोइड होगा z1 प्लस z2 प्लस z3 ओवर 3। सेम वही फॉर्मूला जो कोऑर्डिनेट में लगाते थे। तो सेंट्रोइड बनेगा z1 प्लस z2 प्लस z3 ओवर 3। क्लियर? और अगर इस ट्रायंगल का इन सेंटर फाइंड करना तो पहले तीनों साइड लेंथ निकाल लो। ये वाला साइड लेंथ सपोज ए है, ये बी है, ये सी है। डिस्टेंस फॉर्मूले से तीनों साइड लेंथ मिल जाएगा ए बी सी। तो इन सेंटर का फॉर्मूला होगा ए z1 प्लस बी z2 प्लस सी z3 ओवर ए प्लस बी प्लस, हर एक साइड को अपोजिट वाले वर्टेक्स से मल्टीप्लाई करके सम ले लेना। ए z1 प्लस बी z2 प्लस सी z3 ओवर ए प्लस बी प्लस। क्लियर? चलो, तो पहले इन पे बेस्ड हम अब प्रॉब्लम्स करेंगे, जितनी थ्योरी हमने अभी डिस्कस की है।
लिखोगे क्वेश्चन। If complex numbers Z1, Z2, Z3 are in AP, arithmetic progression. If complex numbers Z1, Z2, Z3 are in AP, then prove that the points represented by Z1, Z2, Z3 are collinear. Then prove that the points represented मतलब सीधा मिड पॉइंट बोलो ना, इतना इतना क्यों बोल रहे हो? सीधा आप ये बोलो कि Z2 जो होगा ये Z1 प्लस Z3/2 होगा। एपी से तो आ ही जाएगा ना, अगर 3 नंबर एपी में तो फिर Z1 एंड Z3 का जो मीन होगा वो Z2 होगा, तो Z2 Z1 प्लस Z3/2 है, यानी Z2 इज द मिड पॉइंट ऑफ Z1 एंड Z3। और चूंकि Z2 मिड पॉइंट है Z1 एंड Z3 का, तो ऑब्वियसली तीनों पॉइंट कोलिनियर है। चूंकि Z1 और Z3 का मिड पॉइंट जब लोगे, जैसे ये Z1 है ये Z3 है, तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो Z2 आएगा, तो ऑब्वियसली ये कोलिनियर पॉइंट है। तो Z1, Z2, Z3 आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। If Z1 plus 2Z2 minus 3Z3 is equal to 0. 2Z2 है इनफैक्ट यहाँ पे। If Z1 plus 2 times Z2 minus 3 times Z3 is equal to 0, then prove that the points represented by complex numbers Z1, Z2 and Z3 are collinear. फिर प्रूफ करना है कि ये तीनों collinear points होंगे। Then prove that the points represented by Z1, Z2, Z3 are collinear. देखो यहाँ से अगर आप Z3 फाइंड करते तो Z3 आता Z1 प्लस 2Z2 ओवर 3। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं ये Z1 लूँ और ये Z2 लूँ तो जो Z3 है वो इसको डिवाइड कर रहा है 1:2 की रेशियो में। देखो Z3 अगर डिवाइड करेगा 1:2 की रेशियो में इंटरनली तो यही मिलेगा ना आपको, नहीं बल्कि 2:1 की रेशियो में। सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो Z3 क्या मिलेगा आपको, देख लो Z3 मिलेगा 1 टाइम्स Z1 प्लस 2 टाइम्स Z2 ओवर 2 + 1। बोलो क्लियर है? तो इसका मतलब ये हो गया कि Z3 divides the line segment joining Z1 and Z2 internally in the ratio 2:1। और जब Z3
Z1 और Z2 को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को 2:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो देयरफॉर Z1, Z2, Z3 आर कोलिनियर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे। Z1, Z2 and Z3 are any three complex numbers. Z1, Z2 and Z3 are any three complex numbers such that mod Z1 is equal to mod Z2 is equal to mod Z3 is equal to 4, and Z1 plus Z2 plus Z3 is equal to 0. Mod Z1 is equal to mod Z2 is equal to mod Z3 is equal to 4, and Z1 plus Z2 plus Z3 is equal to 0. Find the area of the triangle. Find the area of the triangle formed by joining Z1, Z2 and Z3. Formed by joining Z1, Z2 and Z3. आप इनको पहले ज्योमेट्रिकली डिकोड करो कि एक्चुअली क्या बोला जा रहा है आपसे। Z1, Z2, Z3 तीन पॉइंट है, तीनों का मॉडुलस 4 है। इसका मतलब है तीनों ओरिजिन से इक्विडिस्टेंट हैं, और तीनों ओरिजिन से इक्विडिस्टेंट है तो तीनों एक सर्कल पे हैं जिसका सेंटर ओरिजिन है। मतलब ये कि Z1, Z2, Z3 से जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उस ट्रायंगल का सरकम सेंटर ओरिजिन पे। ये क्लियर हुआ? सरकम सेंटर का मतलब तीनों वर्टिसेस से जो सर्कल पास करेगा उसका सेंटर। तो Z1, Z2, Z3 से जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उस ट्रायंगल का सरकम सेंटर ओरिजिन है। तो ये तो हमें पता लग गया कि जो ट्रायंगल का सरकम सेंटर होगा वो ओरिजिन होगा। ये हमें पता लगा पहले वाले इंफॉर्मेशन से। ना दूसरे वाले इंफॉर्मेशन से चूंकि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 0 है, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ओवर 3 भी 0 होगा, और Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ओवर 3 मतलब सेंट्रॉयड, तो सेंट्रॉयड भी ओरिजिन है। क्लियर? तो पहले वाले से हमें पता लगा कि सरकम सेंटर ओरिजिन है, दूसरे वाले से हमें पता लगा कि सेंट्रॉयड ओरिजिन है। यानी सरकम सेंटर एंड सेंट्रॉयड दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों सेम है। और जब भी सरकम सेंटर एंड सेंट्रॉयड कोइंसाइड कर रहे हैं इसका मतलब है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। क्लियर? तो अब हमें पता लग गया कि ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलैटरल है, और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सेंट्रॉयड है वो ओरिजिन है, और या सरकम सेंटर ओरिजिन है। तो अब अगर मैं ये सरकम सर्कल ड्रॉ कर दूं इस ट्रायंगल का, तो इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन है और इसके अंदर हमने ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया हुआ है, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल इक्विलैटरल है। सपोज ट्रायंगल है ABC, A is Z1, B is Z2 एंड C is Z3, और ये ट्रायंगल का सेंटर है जो ओरिजिन पे, मतलब सर्कल का सेंटर है। साथ में हम देख रहे हैं कि मॉड Z1, मॉड Z2, मॉड Z3 तीनों 4 था, यानी Z1, Z2, Z3 तीनों ओरिजिन से 4 डिस्टेंस पे। इसका मतलब यह है कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो 4 है, ये डिस्टेंस हमारा कितना होगा? 4 होगा। बोलो क्लियर है?
अब अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं से ओडी, तो ये एंगल पूरा ऑब्वियसली 60 है, तो आधा एंगल कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा ना। ये क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल 60 डिग्री होंगे, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो हर एक एंगल ट्रायंगल का 60 डिग्री है। तो एंगल ओ बी डी 30 हो गया, और ओ बी डी 30 हो गया तो इन ट्रायंगल ओ बी डी, जो राइट ट्रायंगल है ओ बी डी, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा बी डी ओवर 4, बोलो क्लियर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक, कॉस 30 को लिखोगे √3/2, तो इससे बी डी आ जाएगा 2√3, और बी डी 2√3 है तो पूरा जो बी सी होगा साइड लेंथ, ये 4√3 हो जाएगा। तो बी सी जो साइड लेंथ हो गया ये 4√3 हो गया। क्लियर? और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एरिया सिंपली हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 मल्टीप्लाइड बाई साइड का स्क्वायर, तो हो जाएगा ये 16 इंटू 12√3 होगा आंसर। तो एरिया इज 12√3। चेक कर लो। तो पहले तो हमने ये प्रूफ किया कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है एंड देन उसका एरिया निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, if Z1, Z2 and Z3 are any three complex numbers such that mod Z1 minus Z2 is equal to mod Z2 minus Z3 is equal to mod Z3 minus Z1. Mod Z1 minus Z2 is equal to mod Z2 minus Z3 is equal to mod Z3 minus Z1 is equal to 4 is equal to 4. Then find mod Z1 plus Z2 minus 2 times Z3. इसकी वैल्यू बतानी, Z1 प्लस Z2 माइनस 2 टाइम्स Z3। अगर ये तीनों मॉडुलस 4 हैं तो ये जो चौथा मॉडुलस होगा ये क्या होगा? देखो इधर, पहले तो आप ये देख रहे हैं कि Z1, Z2, Z3 जो 3 पॉइंट है इनमें किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 4 है। Z1, Z2 यानी डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2 4, देन डिस्टेंस बिटवीन Z2 एंड Z3 4, देन डिस्टेंस बिटवीन Z3 एंड Z1 4। तो सिंपली ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड लेंथ 4 है। ये तो क्लियर है? तो ये हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया ABC और इसका साइड लेंथ 4 है। से इसको ये करिए, और ये बड़ा क्लियर है कि ये साइड लेंथ 4 है तीनों, राइट?
तो दिख ही रहा है Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस हो जाता है डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2, ऐसे ही डिस्टेंस बिटवीन Z2 एंड Z3 एंड डिस्टेंस बिटवीन Z3। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 माइनस 2Z3, ये चाहिए मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 माइनस 2Z3। एक्चुअली अगर इसमें से 2 बाहर निकाल लूं तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं Z1 प्लस Z2 बाई 2 माइनस Z3। बोलो क्लियर है। और Z1 प्लस Z2 बाई 2 जो हो जाएगा वो AB का मिड पॉइंट हो जाएगा, ये D हो जाएगा Z1 प्लस Z2 बाई 2। क्लियर। और Z1 प्लस Z2 बाई 2 माइनस Z3 का मतलब हो गया कि ये डिस्टेंस हमें निकालना है CD, तो ये एक्चुअली 2 टाइम्स CD हो गया। CD जो डिस्टेंस होगा वो Z1 प्लस Z2 बाई 2 माइनस Z3 होगा। जब भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिफरेंस का मॉडुलस लेते हो तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिल जाता है। तो Z1 प्लस Z2 बाई 2 माइनस Z3 ये एक्चुअली डिस्टेंस CD हो गया। क्लियर। और चूंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो बड़ा ऑब्वियस है कि यहाँ पे राइट एंगल बनेगा मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करेंगे तो। और जब ये राइट ट्रायंगल बनेगा और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो यहाँ एंगल होगा 60। तो अगर हम ट्रायंगल ABD को देखें, इन ट्रायंगल ACD इनफैक्ट, अगर ट्रायंगल ACD को देखें तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा CD ओवर 4। बोलो क्लियर। CD ओवर 4 साइन 60 रूट 3 बाई 2 CD ओवर 4, तो यहां से CD आ जाएगा 2 रूट 3। और जब CD 2 रूट 3 है तो जो वैल्यू हमें फाइंड करना था वो हो गया 4 रूट 3, तो आंसर आपका 4 रूट 3 होगा, क्योंकि हमें जो वैल्यू फाइंड करना था वो 2 टाइम्स CD था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Z1, Z2 and Z3, Z1, Z2 and Z3 are any three complex numbers. Are any three complex numbers such that mod of Z1 minus Z2 is equal to mod of Z1 minus Z3. Mod of Z1 minus Z2 is equal to mod of Z1 minus Z3 is equal to mod of two Z1 minus Z2 minus Z3. Mod of Z1 minus Z2 is equal to mod of Z1 minus Z3 is equal to mod of 2Z1 minus Z2 minus Z3. क्लियर है। mod Z1 minus Z2, mod Z1 minus Z3 and mod of 2Z1 minus Z2 minus Z3. ये तीनों इक्वल है। फाइंड द angles of the triangle. Find the angles of the triangle formed by joining Z1, Z2 and Z3.
formed by joining Z1, Z2 and Z3. Z1, Z2, Z3 तीनों को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उस ट्रायंगल के एंगल्स फाइंड करने हैं। देखो जरा, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का मतलब हो गया डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2, ये इक्वल है। मॉड ऑफ Z1 माइनस Z3 ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z3। सपोज ये सारे डिस्टेंस एक इक्वल है, या कुछ और बोल देता हूँ, से x के इक्वल है। चलो एक्स वाई कोऑर्डिनेट में आ जाता है तो कुछ और नाम देते हैं, यही बोल देते हैं, ठीक। तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 ए है, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z3 भी ए, यानी Z2 और Z3 के भी, और इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो Z1 माइनस Z2 प्लस Z3 बाई 2, ये ए। तो यहां से 2 उधर लेके चले जाएं, 2 से डिवाइड कर दूं तो a बाई 2 हो जाएगा। क्लियर? तो अब क्या हो रहा है, अगर मैं ट्रायंगल फॉर्म करता हूं Z1, Z2 एंड Z3 से, A Z1, B Z2, C Z3, तो Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस है, ये A हो गया। Z1 और Z3 के बीच का डिस्टेंस भी है, ये भी A हो गया। और अगर ये मिड पॉइंट मालूम कर लो सी डी, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा Z2 प्लस Z3 बाई 2। तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये वाला, ये जो डिस्टेंस आ रहा है Z1 और Z2 प्लस Z3 बाई 2 के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस A बाई 2 आ रहा है। बोलो क्लियर है? तो ये डिस्टेंस हो जाएगा A बाई 2। और बड़ा क्लियर है कि ये जो दो ट्रायंगल बनेंगे, ट्रायंगल ए बी डी, डी मिड पॉइंट है चूंकि BC का, तो ट्रायंगल ए बी डी और ACD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे तो यहाँ पे डी पे जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल बनेगा। बोलो क्लियर है? और जब डी पे राइट एंगल बनेगा तो इन ट्रायंगल ए बी डी, इस एंगल को अगर मैं थीटा बोल दूं, तो इन ट्रायंगल ए बी डी साइन थीटा हो जाएगा AD ओवर AB। AD इज A बाई 2, AB इज A, तो ये हाफ आ रहा है। तो थीटा जो है ये 30 डिग्री है। और चूंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका मतलब है एंगल B और एंगल C दोनों 30 डिग्री हो गया, और एंगल A जो होगा ये 120 डिग्री होगा। तो एंगल B 30 डिग्री है, एंगल C 30 डिग्री है, और एंगल A 120 डिग्री है, यानी ट्रायंगल के एंगल्स होंगे 30, 30, 120। क्यों पॉसिबल नहीं लग रहा था आपको? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे। Z1 and Z2 are any two complex numbers such that Z1 over Z2 plus Z2 over Z1 is equal to 1. Z1 and Z2 are any two complex numbers such that Z1 over Z2 plus Z2 over Z1 is equal to 1. Prove that the triangle
formed by Z1, Z2 and the origin. Prove that the triangle formed by Z1, Z2 and the origin is equilateral. हमने एक ट्रायंगल बनाया Z1, Z2 और ओरिजिन को ज्वाइन करके, यानी जो ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं वो हैं Z1, Z2 और तीसरा वर्टेक्स ओरिजिन पे, एक वर्टेक्स Z1 पे, एक Z2 पे और एक ओरिजिन है वर्टेक्स। तो इस प्रूव करना है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। करोगे इसे। समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं? देखोगे जब इस बार जो हम ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, इसका एक वर्टेक्स तो ओरिजिन पे, एक Z1 है और एक Z2 है। प्रूव ये करना है कि ये इक्विलैटरल है। तो बड़ा ऑब्वियस है कि ये डिस्टेंस होगा मॉड Z1, ओरिजिन Z1 का ओरिजिन से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगा मॉड Z2, Z2 का ओरिजिन से डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस होगा मॉड Z1 माइनस Z2, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। तो आपको प्रूव करना होगा कि ये तीनों साइड लेंथ सेम है, मॉड Z1, मॉड Z2 एंड मॉड Z1 माइनस Z2। क्लियर है ना? OA डिस्टेंस हो जाएगा, साइड लेंथ OA is mod Z1, side length OB is mod Z2 and side length AB is mod Z1 minus Z2। तो तीनों इक्वल होने चाहिए अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे। पहले तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं Z1 ओवर Z2 को थोड़ी देर के लिए T बोल दूं तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा T प्लस 1 बाई T1। T मैंने किसको बोल दिया? Z1 ओवर Z2 को। और ये जो क्वाड्रेटिक है उसको अरेंज करके हम ऐसे लिख लेंगे टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 0। और क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूले से टी निकाल लें तो आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 बाई 2 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। ये हो जाएगा हाफ प्लस माइनस रूट 3 बाई 2 आयोटा। अंडर रूट माइनस 3 को आप रूट 3 आयोटा लिख सकते। ये टी आ गया। टी मतलब ये क्या आ गया? Z1 बाई Z2। तो Z1 बाई Z2 हो गया हाफ प्लस माइनस रूट 3 बाई 2 आयोटा। क्लियर? हमें तो मॉडुलस से मतलब है, तो अगर दोनों तरफ मॉड ले लें तो मॉड ऑफ Z1 ओवर Z2 को हम चाहे तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसे मॉड Z1 ओवर मॉड Z2। और आप मॉड चेक करके देखो तो हाफ प्लस माइनस रूट 3 बाई 2 आयोटा का मॉड 1 आएगा। मॉड का फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 बाई 2 का स्क्वायर होगा 1 बाई 4 और रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर होगा 3 बाई 4। तो 1 बाई 4 एंड 3 बाई 4 ऐड करके 1 होगा। तो ये तो प्रूव हो गया कि मॉड Z1 एंड मॉड Z2 सेम है। बोलो क्लियर? तो दो साइड तो इक्वल हो गए कि OA और OB इक्वल है। अब सिर्फ ये दिखाना है कि ये तीसरे साइड के भी इक्वल है। अब वो कैसे दिखाएंगे? तो इसी इक्वेशन को अगर हम फिर से ऐसे लिख दें, इसको इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ Z1 स्क्वायर, या ऐसे लिख सकता हूँ Z1 बाई Z2 जो हो जाएगा ये 1 माइनस Z2 बाई Z1 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? बोल भी दो। और अब दोनों तरफ अगर मॉड लगा दिया तो मॉड Z1 बाई Z2 तो हमने 1 प्रूव कर ही दिया है, तो लेफ्ट साइड तो 1 हो गया इसका। बोलो क्लियर है? और राइट साइड पे देख लो आ गया मॉड Z1 माइनस Z2 बाई मॉड Z1 हो जाएगा ना। मॉड आप अलग अलग लिखो या एक साथ लिख दो, एक ही बात है। इसको Z1 माइनस Z2 बाई Z1 लिख सकते हैं ऐसे। क्लियर? क्रॉस कर देंगे तो मॉड Z1 इज इक्वल टू मॉड Z1 माइनस
Z2 हो जाए। तो देखो तीनों इक्वल हो गए, मॉड Z1 मॉड Z2 एंड मॉड Z1 माइनस Z2 तीनों इक्वल हैं, यानी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ मॉड ऑफ Z minus iota, mod of Z minus iota is equal to 3. Mod of Z minus iota is equal to 3. Then find the maximum and minimum values of mod Z. mod Z maximum क्या होगा and mod Z minimum क्या होगा? करोगे। Z और आयोटा के बीच में डिस्टेंस 3 है। इसका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है? इसका ज्योमेट्रिकल मतलब है कि Z एक सर्कल पे मूव कर रहा है जिसका सेंटर आयोटा है, रेडियस 3 है। आयोटा से डिस्टेंस इसका हमेशा 3 बना रहेगा। ठीक है, तो एक्चुअली Z एक सर्कल पे है जिसका सेंटर आयोटा है। आयोटा का मतलब 0,1 है। आयोटा मीन्स 0,1 ज्योमेट्रिकली लिखोगे तो रेडियस 3। तो आप एक सर्कल ड्रॉ करो जिसका सेंटर 0,1 पे है और रेडियस 3 है। तो ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। और ये जो सर्कल है इसका सेंटर वाई एक्सिस पे यानी 0,1 है। और रेडियस 3 है। रेडियस 3 है तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,4 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,-2। तो ये एक्स एक्सिस हो गया एक्चुअल में ऐसे। बोलो क्लियर? रेडियस 3 था ना इसका। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये तो Z इस सर्कल पे घूम रहा है। अब अगर Z इस सर्कल पे घूम रहा है, आपसे पूछा गया कि मॉड Z मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम क्या होगा। मॉड Z का मतलब क्या है ज्योमेट्रिकली? Z का डिस्टेंस कहां से? ओरिजिन से। यानी अगर Z इस सर्कल पे घूम रहा है तो ओरिजिन से इसका मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा और मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ध्यान रहे, सुन लो ध्यान से। जब भी आपके पास कोई पॉइंट है जो किसी सर्कल पे घूम रहा है ऐसे, और ये कोई दूसरा पॉइंट है सर्कल का सेंटर से C है। अगर आपको इस सर्कल का वो पॉइंट चाहिए जो P के नियरेस्ट है और वो पॉइंट चाहिए जो P से फारदेस्ट है, तो आप सिंपली क्या करो कि P से सर्कल का नॉर्मल ड्रॉ कर दो। नॉर्मल का मतलब है सर्कल के सेंटर से पास करता हुआ लाइन ड्रॉ कर दो। P से सर्कल का डायमीटर ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस दोनों जो होगा वो इसी नॉर्मल के लॉन्ग होगा। जो A पॉइंट होगा सर्कल का वो P के नियरेस्ट होगा और जो B पॉइंट होगा सर्कल का वो P से फारदेस्ट होगा। बोलो क्लियर है? अगर आपको जब भी सर्कल पे कोई पॉइंट चाहिए जो P से नियरेस्ट और फारदेस्ट हो, यानी इस वाले पॉइंट P से हम नियरेस्ट पॉइंट चाहते हैं सर्कल पे और फारदेस्ट पॉइंट चाहते हैं, तो आप P से सर्कल का नॉर्मल ड्रॉ कर दो। नॉर्मल का मतलब P से डायमीटर ड्रॉ कर दो।
तो दोनों डिस्टेंस, मैक्सिमम वाला डिस्टेंस भी और मिनिमम वाला डिस्टेंस भी, दोनों इसी नॉर्मल के लॉन्ग मिलेगा। जो ए वाला पॉइंट होगा वो पी के सबसे नजदीक है और जो बी पॉइंट होगा वो पी के सबसे दूर है। तो हमें इस सर्कल का वो पॉइंट चाहिए जो कि हमें देखना है कि मॉड जेड मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम क्या होगा। दैट मीन्स ये देखना है कि अगर जेड इस सर्कल पे घूम रहा है तो ओरिजिन से इसका सबसे कम डिस्टेंस का क्या होगा और सबसे ज्यादा डिस्टेंस क्या होगा। तो मान लो ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, तो ऑब्वियसली ओरिजिन से जो नियरेस्ट पॉइंट होगा वो ओ बी होगा और ओरिजिन से जो फारदेस्ट पॉइंट होगा वो ओ ए होगा। बोलो क्लियर है? तो इसलिए जो मिनिमम ऑफ मॉड जेड होगा वो ओ बी होगा और ओ बी ऑब्वियसली 2 है, और मैक्सिमम ऑफ मॉड जेड जो होगा ये ओ ए होगा जो 4 है। तो मिनिमम मॉड जेड 2 के इक्वल है, मैक्सिमम मॉड जेड 4 के इक्वल है। क्लियर? समझ में आ गई बात ये? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।